झारखंड इस देश का एक खनिज संपदा से भरा हुआ अमीर राज्य है। झारखंड को इस देश का कोल स्टेट माना जाता है। वहाँ खूब जंगल हैं, खूब पहाड़ हैं, खूब प्राकृतिक संसाधन हैं। जमीन के अंदर मिलने वाले ढेरों सारे महंगे और अमूल्य संसाधन वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक राज्य इस देश का तीसरा सबसे बड़ा कोल उत्पादक राज्य है, एक राज्य जो इस देश के कुल लोहे के उत्पादन में अकेले 14% की हिस्सेदारी रखता है, वह राज्य आज पिछड़ा हुआ क्यों है? उस राज्य को लेकर नीति आयोग की जब रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि बिहार के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है, जहां सबसे अधिक स्तर पर कुपोषण व्याप्त है। इसके कई ऐसे जिले हैं जहां कुपोषण का स्तर 50% के ऊपर है, गरीबी का स्तर 50% के ऊपर है। तो ये सवाल जायज है कि झारखंड इतना अमीर संपदा का राज्य होने के बावजूद भी वहां के लोग और वहां की व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है। द पॉलिटिकल संवाद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पॉवर्टी रिपोर्ट आई थी तो देश में एक नई सिरे से बहस छिड़ गई थी, और वो बहस ये थी कि झारखंड जैसा राज्य जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है, उसकी स्थिति इस पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब 3 राज्यों में दूसरे नंबर पर कैसे आ गई। आखिर ऐसा क्या कुछ झारखंड में हो रहा है जिससे अलग राज्य बनने के बावजूद भी झारखंड की जो स्थिति है, जो उनकी गरीबी का स्तर है, जो उनके यहाँ तमाम सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पे जो पिछड़ेपन है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर वहां जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि झारखंड में कुछ विशेष रूप से ऐसे जिले हैं जहां पर ये समस्या काफी व्याप्त है। जैसे झारखंड की 47.99% आबादी कुपोषण की शिकार है। वहां एक चतरा जिला है जहां गरीबी की जो आबादी है वो तकरीबन 60% है। पाकुड़ एक जिला है जहां 60% का आंकड़ा है। पश्चिमी सिंहभूमि है जहां 57% है। साहिबगंज है जहां 55% है। और तो और अगर आप झारखंड के प्रति व्यक्ति आय पर अगर जो है तुलना करेंगे तो झारखंड की प्रति व्यक्ति आय है 92,000 रुपया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह राष्ट्रीय औसत का आधा भी नहीं आता है। यानी कि झारखंड इस देश के राष्ट्रीय औसत का आधा, मतलब 50% भी प्रति व्यक्ति आय दर को हासिल नहीं कर पाया है। तो ये झारखंड की स्थिति को बताता है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं तो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों का भरा हुआ राज्य है। वहां जो आयरन उत्पादन है वो 14% है इस देश के कुल उत्पादन में। वो कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। वहां कॉपर है, मीका है, यूरेनियम है, एमराल्ड जो एक हरे रंग का जो है हीरा कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। उसके 30% भौगोलिक भाग पे जो है जंगल है, मतलब फॉरेस्ट कवर है। उसके बावजूद भी ये राज्य लगातार पिछड़ता रहा है। इसलिए बार बार ये सवाल किया जाता रहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि झारखंड आज देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य बन गया, जबकि प्राकृतिक संपदा के रूप में देखें, वहां संसाधनों के रूप में देखें तो वह इस देश के, मैं कह सकता हूं तकरीबन 75% राज्यों से ज्यादा अमीर दिखाई पड़ता है। लेकिन वहां के लोग गरीब दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो रिच स्टेट पुअर पीपल का कॉन्सेप्ट है ना, ये झारखंड एक उसका आइडियल उदाहरण बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब अगर हम इसके कारणों की बात करें तो आपको सन 1912 में जाना होगा, जब विभाजन हो रहा था। सन 1912 में बंगाल से विभाजन हुआ तो बिहार का निर्माण हुआ, और इसी बिहार में झारखंड का ये हिस्सा आता था। उसके बाद सन 1936 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें से उड़ीसा काट कर बनाया गया एक अलग राज्य। लेकिन अब इसमें यह था कि जो झारखंड को जो ये अलग राज्य देने की मांग में जो देरी की गई, जो उन्होंने तकरीबन 80 वर्षों से ज्यादा की लड़ाई लड़ी, सन 1912 से शुरू हुई लड़ाई उनकी जो है आकर 2000 में उनकी मांग पूर्ण होती है। तो एक कारण तो ये रहा कि झारखंड जो हमेशा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से जो विकास की योजनाएं बनाई जाती थी उसमें वो हमेशा पिछड़ जाता था, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व बिहार की सरकार में नहीं हो पाता था। तो इसका कारण ये रहा कि जब उसके सेपरेट स्टेट की मांग को जब विलंब किया गया तो वो इलाका हमेशा से पिछड़ता गया। और सन 2000 में आके झारखंड का निर्माण हुआ। फिर 2000 से उनके लिए अपनी एक विशेष इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चालू की गई, उनके विकास की नई नीतियां बनी, और फिर धीरे धीरे कर झारखंड अभी प्रगति के मार्ग पर अभी आया ही है। लेकिन ये जो राज्य बनाने में देरी हुई, उसकी वजह से झारखंड के पिछड़ेपन का एक कारण हमें समझ में आता है। अब दूसरा कारण ये था कि जब देश आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू जी को लगा था कि अगर हमने ये सिर्फ सुनिश्चित कर दिया कि जहां प्राकृतिक संसाधन है, जहां रॉ मटेरियल है, वहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी लागू हो, तो इससे देश के बाकी राज्य पिछड़ जाएंगे। और उन्होंने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का जो इंटेंशन था वो ये था
कि अगर तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक इन राज्यों में अगर कंपनियां अगर अपना प्लांट लगाना चाहती हैं, तो जो भी कोयला या जो भी रॉ मटेरियल या जो भी प्राकृतिक संसाधन उनको जरूरत होगी, अगर वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार इन राज्यों से अगर जाता है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वही दर जो झारखंड में उपलब्ध है, वही दर जो बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, वही दर जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में रहे, और ये जो रास्ते का किराया लगेगा इसको हम सब्सिडाइज कर देंगे। और इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का जो निगेटिव इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमारे जो पूर्व के जो राज्य थे, हमारा बिहार था, हमारा झारखंड का इलाका है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये औद्योगिक विकास में पिछड़ गए। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने इनका बहुत नुकसान कर दिया। कारण ये था कि जो समुद्री तट से सटे राज्य थे, अंत में जो है कंपनियों को उत्पादन करना था और उनको आयात निर्यात का भी काम करना था, तो इसकी वजह से उन्होंने प्लांट लगाए जो पोर्ट सिटी थी वहां पे, और फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से उन्हें उसी दर में रॉ मटेरियल, कोयला, संसाधन जो भी था वो उन्हें उपलब्ध हो जाया करता था। तो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखेंगे तो इधर ही होने लगा, और इधर के राज्यों के पास प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी ये राज्य कभी भी वो औद्योगिक विकास नहीं देख सके जो बाकी राज्यों को देखने को मिला। तो ये जो लैंड लॉक स्टेट्स कहे जाते हैं ना, इन स्टेट्स के साथ फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बहुत अन्याय किया, और इनके प्राकृतिक संसाधनों के दम पर बाकी राज्यों में तो औद्योगिक विकास हो गया, लेकिन ये राज्य पिछड़ गए थे। इसके बाद अगर हम तीसरा कारण देखें तो वो है कोल माफियाओं का। मैंने कहा कि झारखंड राज्य का तीसरा सबसे बड़ा कोल उत्पादक देश है, लेकिन वो पिछड़ा हुआ है। कारण ये है कि वहां जो कोल है ना, जो कोल का उत्पादन है, जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कोल को लेकर वहां जो है टेंडरिंग है, उस पर जो कौन खनन करेगा, इन सबों के बीच में वहां कोल माफियाओं का बहुत दबदबा रहा और हमेशा से रहा। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी देखी होगी, उसमें भी इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे कोल माफियाओं ने हमेशा झारखंड के जो है कोयला उत्पादन और उसके वितरण पर हमेशा अपना नियंत्रण रखा। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाकायदा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि ये इतना मजबूत इनका नेक्सस हुआ करता था कि अगर 30 टन कोयला उत्पादन होता था तो 10 टन कोयला जो है वो गायब हो जाता था। कंपनियां उत्पादन करती थी और 10 टन कोयला बीच से गायब हो जाता था। ये वहां के कोल माफियाओं का दबदबा था, और इन्होंने हर ट्रक पे जो है पैसे बांध रखे थे। अगर आपका ट्रक राज्य की सीमा पार करेगा तो उसके लिए आपको कोल माफिया को प्रति ट्रक कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और इस स्थिति में हुआ क्या कि वहां के कोल माफियाओं ने झारखंड में कोल से पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कभी उनके लिए नहीं हुआ जिनकी जमीनों पर, जिनके जंगलों में, खासकर आदिवासी समुदाय के, जिनको सच में इसका फायदा मिलना चाहिए था, जिनके लिए सड़कें बननी थी, जिनके लिए स्कूल बनना था, जिनके लिए अस्पताल बनने थे, उनको फायदा नहीं मिल पाया। और यही कारण रहा कि वो राज्य का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जंगलों में रहा करता था, जहां कोयला उपलब्ध था, वो लोग काफी पिछड़ गए, और इसका असल फायदा जो है इन कोल माफियाओं ने लिया। और वहां आगे चलकर यही कोल माफिया राजनेता बन गए। राजनेता, कोल माफिया, अधिकारी, इन सबका एक ऐसा वहां नेक्सस डेवलप हो गया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, झारखंड में उनकी प्राकृतिक संपदा का जब दोहन हो रहा था तो जो उसका लाभ था वो वहां के लोगों को नहीं मिल रहा था, कुछ विशेष लोगों को मिल रहा था। तो एक कारण तो ये भी रहा। उसके बाद एक कारण रहा राजनीतिक अस्थिरता का। अब कहेंगे लोग कि राजनीतिक अस्थिरता किसी राज्य के पिछड़ेपन का कारण कैसे बन जाती है। कारण ये है कि आप कोई एक नीति बनाते हैं। चलिए, हमने एक नीति बनाई कि हम कोयले का उत्पादन और कोयले का वितरण 3 साल में इस तरीके से करेंगे, हम 70,000 किलोमीटर की सड़क बना देंगे, हम इस तरीके से तमाम चेक पॉइंट बनाएंगे, वहां पुलिस व्यवस्था लाए, तमाम चीजें आपने बनाई ताकि कोयले का बंदरबाट ना हो, उसका नुकसान ना हो, और उत्पादित हो और उसका वितरण सही ढंग से हो जाए। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि झारखंड एक ऐसी राज्य सरकार रही जहां मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 में जब चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें जीती और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 17 सीटें जीती। यानी कि दोनों अगर गठबंधन में रहती हैं तो वहां सरकार बनाई जा सकती थी, क्योंकि वहां आंकड़ा 41 का है। लेकिन 2009 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जेएमएम ने 18 सीटें जीत ली। यानी कि अब कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट लेके आपको सरकार बनाना पड़ेगा। तब जाके 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 37 सीटें जीती, फिर भी वो बहुमत से 4 सीट कम थी। और 2019 में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 46 सीटें जीती। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है राजनीतिक अस्थिरता को लेकर कि वहां मुख्यमंत्रियों की आप लिस्ट देखिए। बाबूलाल मरांडी 2 साल 123 दिन मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा 2 साल मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने जो 2 साल रहे, फिर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और 145 दिन का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर जब राष्ट्रपति शासन हटता है तो शिबू
सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनते हैं 153 दिनों के लिए। फिर जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, फिर जो है उनके बेटे हेमंत सोरेन वहां मुख्यमंत्री बनते हैं 1.5 साल के लिए। पूरे झारखंड की राजनीति के इतिहास में रघुवर दास इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हेमंत सोरेन आते हैं, 4 साल 35 दिन में इस्तीफा दे देते हैं, फिर चंपई सोरेन बन जाते हैं, फिर चंपई सोरेन के बाद जो है हेमंत सोरेन बन जाते हैं। तो इस तरीके से वहां राजनीतिक स्थिरता का जो है जायजा चलता रहा। सोचिए 20 सालों में एक राज्य ने 7 मुख्यमंत्री देखे और उसमें से सिर्फ एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये उसमें अभी एक और महत्वपूर्ण देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक हैं और कद्दावर आदिवासी नेता हैं शिबू सोरेन, वो 3 बार शपथ लेते हैं और तीनों बार जो उनका आंकड़ा है वो 1 साल भी पार नहीं कर पाता। 153 दिन, 145 दिन, 10 दिन के उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां काम नहीं हो पा रहा था। जो इंडस्ट्रीज थी जो वहां अपना प्लांट लगाना भी चाहती थी, वो इस राजनीतिक अस्थिरता से बहुत प्रभावित रही और इसकी वजह से झारखंड हमेशा से पिछड़ा रह गया। वहां राजनीतिक पार्टियां देखिए, वहां 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों चुनाव लड़ती हैं। फिर वहां क्षेत्रीय पार्टियों की लिस्ट देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू है, राजद है, आपकी जो है क्या नाम है ये जेडीयू है, उसके बाद से जो है अभी एक जो है जन क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है वो है। तो यहाँ इतने छोटे राज्य में 81 विधानसभा सीटों के राज्य में अगर आप पार्टियों को देखेंगे तो कम से कम 1 दर्जन तो वहाँ छोटी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं। तो ये राजनीति का स्थिरता आएगी कैसे? किसी भी पार्टी को वहाँ कोई बहुत बड़ा बहुमत मिल ही नहीं रहा है कि आप 50 का आंकड़ा पार गए, आप 55 सीटों का आंकड़ा पार कर गए। तो ये एक ध्यान देने वाली बात थी वहां पे। अब अगर हम कहें कि झारखंड को लेकर हम कैसे विकसित कर सकते हैं, तो झारखंड के विकास की जब भी आप परिकल्पना करेंगे तो आपको हमेशा उनके ट्राइबल पॉपुलेशन से शुरुआत करनी होगी, उनके आदिवासी जनजाति समुदायों से करनी होगी। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना लॉन्च की है। पीएम जनमन योजना बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए लाई गई है कि जो वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं उनको लेकर एक विशेष योजना बनाई जाए, उनके लिए उनके वो प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग उनके लिए आवास बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, स्कूल। अब बहुत बड़ा बजट का है, तकरीबन 70-75 हज़ार करोड़ का बजट है उसका। और इस तरीके से अब उनको टारगेट डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी समुदायों को टारगेट डेवलपमेंट हम करेंगे तभी हम इन तमाम जिलों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर ला सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि अगर भारत को सच में अगर आपको विकसित दिखाना है, आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न दिखाना है, तो आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ जिलों को गरीबी के उस दंश से बाहर निकालना होगा। इसके अलावा वहां पे हमें कोशिश करनी होगी कि एक जमशेदपुर से काम नहीं चलेगा, हमें वहां कई सारे जमशेदपुर बनाने होंगे। जमशेदपुर वहां का एक उदाहरण, एक बहुत टॉप रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती है, लेकिन एक जमशेदपुर से झारखंड का विकास नहीं होने वाला है। हमें कई जमशेदपुर वहां तैयार करने होंगे। जो संसाधनों को लेकर जो वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वहां बनाए जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर कितनी कहानियां पड़ी हुई हैं, उसको ठीक करना होगा। अगर हमने झारखंड में भ्रष्टाचार को ठीक कर लिया और अगर उसका रेवेन्यू अगर झारखंड के लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाए तो झारखंड का काया पलट हो सकता है, क्योंकि उतना संसाधन शायद बड़े बड़े राज्यों के पास मौजूद नहीं जितना इस छोटे से राज्य के पास मौजूद है। इसके अलावा अभी भी किसी राज्य सरकार ने कोई ऐसा एक मॉडल नहीं पेश किया है जो राज्य को लेकर हम कह सकते हैं कि नहीं ये तो एक स्टेट का ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे राज्यों को अपनाना चाहिए। जैसे हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, जैसे हम जो है दक्षिण के कई राज्यों के विकास की बात करते हैं, खासकर केरल में जो स्वास्थ्य और शिक्षा में विकास हुआ उसकी बात करते हैं। तो इस तरीके के एक मॉडल की जरूरत है। वहां किसी ऐसे नेता, किसी ऐसे सरकार की जरूरत है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक एक इकोनॉमिक मॉडल पर काम करे, वहां एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल बनाए जो झारखंड का काया पलट करने में सक्षम हो, और ये आएगा राजनीतिक स्थिरता से। तो अगर ये चीजें होती हैं तब जाकर कहीं हम झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर पाएंगे और झारखंड के विकास से ही जो भारत का विकास है वो भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि जो भारत की ओवरऑल जीडीपी है ना वो यही स्टेट जीडीपी से बनकर आती है। तो जरूरत है कि झारखंड जैसे राज्य को ध्यान दिया जाए और ये जो रिच स्टेट पुअर पीपल का कॉन्सेप्ट है इसे खत्म किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।